हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे फिजिक्स क्लास 12th के। फिजिक्स क्लास 12th के होंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें चाहे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, चाहे आपके लघुत्तरी हो और चाहे आपके दीर्घोत्तरी हो, सब के सब क्या होंगे, वो सारे के सारे होंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक, सिर्फ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, वो चाहे बहुविकल्पी में आ जाए, चाहे तिलगुत्तरी में आ जाए, चाहे लघु में आ जाए, चाहे दीर्घ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके दोनों बुक्स का अगर हम देखा जाए, दोनों के दोनों बुक्स आपकी चलती होंगी। हो सकता है कुछ किताब एक ही में हो और कुछ अलग भी हो सकती है, जिसको खंड का और खंड खा कहा जाता है। तो दोनों के न्यूमेरिकल अब से जब तक एग्जाम है आपके, ठीक है, तब तक आपको देते रहेंगे, प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे। तो डेली वीडियो कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो आए और पार्ट्स में आएगी वीडियो। तो ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे हम आपको कराएंगे। तो आज पहली यूनिट से, अच्छा एनसीईआरटी में यूनिट्स हैं, आप जानते हैं 14 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये 14 यूनिट जो हैं, इनमें से कोशिश करेंगे कि हम पहली यूनिट से स्टार्ट आज कर रहे हैं और 14 यूनिट तक की न्यूमेरिकल आपको करा दें। ठीक है, तो बस आपसे यही है कि अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन को पहले से हटाते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक धातु के टुकड़े। अच्छा एक चीज़ और करिएगा आप लोग, बेफिजूल टाइम वेस्ट मत करिएगा वीडियो पे। जैसे यहाँ क्वेश्चन लग गया होगा आपके सामने, अब ये क्वेश्चन जैसे ही लगे तो आप सबसे पहले वीडियो को रोक के खुद लगाइएगा और सिर्फ आंसर मैच कर लीजिएगा। टाइम, जो चीज़ पता हो उस पर मत रुकिएगा, जो नहीं पता हो सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है इस समय। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक धातु के टुकड़े पर -3.2 इंटू 3.2 कुलाम आवेश है। धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो Q का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, -3.2 कुलाम आवेश दे रखा है। अब कह रहा है अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, n का मान हमसे ये पूछ रहा है। ठीक, अब एक चीज आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको समझा दें। अगर कोई धातु का टुकड़ा है, मान लिया इसमें हम कह दें इस पे प्लस आवेश है। ठीक, तो प्लस आवेश का मतलब ये है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ठीक, अगर हम कहते हैं ये टुकड़ा इस पे माइनस आवेश है तो हम कहते हैं इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। तो ये बात तो आप समझ लीजिए। अच्छा -3.2 कूलम आवेश से एक चीज और क्लियर हो गई कि ये जो क्या है, धातु का टुकड़ा है, ये कैसा है, माइनस है ना, तो कितना है, ऋणावेशित है। ठीक, Q का मान माइनस में है, इसका मतलब इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी कह रहा है अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए कितने हैं। तो n का मान निकालना है, हमें पता है फॉर्मूला होता है Q = Ne। अच्छा E क्या होता है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, मूल आवेश जिसे कहते हैं, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक, चलिए तो यहां से n = क्या हो जाएगा, Q के बटे में E। Q का मान रखिए 3.2। अच्छा माइनस मत रखिए, क्योंकि ये संख्या निकालने जा रहे हैं तो बता रहा है कि कैसा है, ये हम कह सकते हैं कि ऋणावेशित है। ठीक, ये बता रहा है ऋणावेशित। ठीक, चलिए देखिए 3.2 ई का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉइंट से पॉइंट मर गया, 16 दूना 32, इनका मान कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻19। तो इतने, सॉरी ये ऊपर जाके प्लस हुआ ना, तो प्लस का 19, इतने इलेक्ट्रॉन अधिसंख्य होंगे। अब ऑप्शन देखिए, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर सही हो, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ गए, आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए, और हाँ कहीं पे आपको लगे कि ये सवाल नोट करना चाहिए तो आप नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विजातीय आवेश, विजातीय सजातीय आप समझ लीजिए क्या होते हैं। जैसे ये माइनस है, ये प्लस Q है, तो इनको आपस में बोलेंगे विजातीय। लेकिन अगर प्लस प्लस होते हैं, माइनस माइनस होते हैं, तो हम कहते हैं सजातीय। ठीक है, चेंज होंगे तो क्या बोलेंगे, अल्टरनेट कह सकते हैं इनको, माइनस और प्लस कह सकते हैं, तो क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे विजातीय आवेश। ठीक है, चलिए समझते हैं इन चीजों को। कह रहा 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विजातीय आवेशों के बीच की दूरी इतनी, इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 2 आवेश रखे हैं, एक रखा है मान लीजिए विजातीय है ना, कितने, तो एक 2 माइक्रो कूलम का है और एक -2 माइक्रो कूलम का, यही तो वो विजातीय। इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। ऑप्शन कहे में आ रहा है, ऑप्शन से मीटर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा काम। आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब 2 समान आवेश, समान किंतु विपरीत आवेश, बात समझ गए। समान यानी कि परिमाण में तो समान है, लेकिन
उनके ऊपर एक पे प्लस है एक पे माइनस है, ठीक है। विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, उन अल्प दूरी पर क्या कहा जाता है, 12 कहा जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो गौर से देखिए ये क्या बन के तैयार हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव तैयार हो गया। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव तैयार हो गया और कह क्या रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए इससे कैसे निकालते थे, P बराबर Q इंटू 12। ठीक, देखिए क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 12 हो जाएगा। चलिए, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए Q का मान दे रखा है, दोनों में से कोई Q ले लेते हैं, कितना, 2 × 10⁻⁶। अच्छा, -6 का क्या मतलब, माइक्रो का मतलब होता है -6 कूलाम। अच्छा, अब एक चीज जो गलती बच्चे अक्सर कर देते हैं, ये दूरी जो दे रखी इस पूरे को हम 12 मानते हैं, 3 सेंटीमीटर। ये नहीं कर दिएगा 2 को ले आया 1.5 कर दिया, ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ 12 निकालना है। तो यहाँ 12 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब देखिए Q पता है, 12 पता, हमें पता है चूंकि P = Q इंटू 12, ये तो फॉर्मूला होता है ना। Q कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि आप ये रखिए कि ये रखिए। चलिए देखते हैं, P बराबर Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁶, और 12 का मान कितना है, 3 × 10⁻2। तो सॉल्व करिए इसे, 3 दूनी 6 × 10⁻8, मात्रक क्या होता है, कुलाम इंटू मीटर। तो कुलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 6 × 10⁻8। हाँ, बस दिख गया हमको, यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हर टाइप का देख लेते हैं क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। तो 2 आवेश हैं, Q1 हो गया, दूसरा क्या हो गया, Q2 हो गया। इनके बीच की मान लिया दूरी R है और जिस माध्यम में रखे हैं उसका परावैद्युतांक कितना है, K1 है। और जब कह रहा है इसके आगे, कह रहा है कि उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल F है। ठीक है, मान लिया कितना बल लग रहा है इन दोनों के बीच, F। सजा अब आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, ये तो आवेशों के बारे में जान के ही बता सकते हैं। तो बल समझ लीजिए लग रहा है, लगेगा ही, किसी ना किसी तरह का बल लग रहा है। कह रहा है आगे, यदि माध्यम का परावर्तांक बदल कर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना हो जाएगा। बात सुनिए, अगर हम आपसे कहें कुलाम का नियम क्या है, तो आप कहेंगे F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। अगर निर्वात वायु होती है तो K का मान 1 हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पहली कंडीशन में, जब K1 में रखा हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा, तब बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब कह रहा है ये चेंज करके कितना हो जाए, K2 हो जाए, तो 1/4πε0 K2 Q1 Q2/r² हो जाएगा ना। ठीक, हो जाएगा, मान लिया। अच्छा, इसको F' बल भी तो चेंज होगा, F'। तो F' बराबर, यही तो हमसे पूछ रहा है, F'। देखिए इसको हम क्या करते हैं, 1/K2 को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, जो बच रहा है उसको लिखते हैं अंदर, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, गौर से देखिए, अगर हम इस K1 को यहाँ से हटाएं और इधर गुणे में कर दें तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, K1F। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, K1F। तो F' बराबर हो जाएगा K1F। और नीचे क्या, अच्छा ये स्मॉल f K है क्या, हाँ स्मॉल K है, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, स्मॉल K है। तो ये नीचे क्या है, K2 है। तो K1/K2 आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, K1/K2 इंटू F, ये आंसर आना चाहिए। तो कितना बल हो जाएगा, यही बल हमें निकालना था, K1/K2 F। ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, सी सी हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी तो बहुविकल्पी वाले चल रहे हैं, और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे हर टाइप का। देखिए हर यूनिट में से जितने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे वो सब आपको हम कराएंगे हर टाइप का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच बल कितना हो रहा है, 80 न्यूटन हो रहा है। कितना बल हो रहा है, 80 न्यूटन का बल लग रहा है। आगे जरा गौर से देखिए, जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा गया तो इन पर जो है 8 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का बल लग रहा है। आगे देखिए, कह रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक होगा। अब एक चीज, सिंपल सी चीज देखिए कितनी आसानी से यहाँ आंसर आएगा। पहले में अगर अभी हमने क्या था कि जब K1 में रखा था, ठीक, तो बल निकाला था,
फिर K2 में निकला था, तो जो बल आया था एफ डैश का मान वो कितना आया था, वो आया था K1 अपॉन K2 इंटू एफ, यही आया था। अब जरा गौर से देखिए, हमें वायु के लिए क्या हो जाता है, K1 का मान तो 1 रहेगा, वायु के लिए 1 हो जाता है। एफ डैश का मान कितना हो गया है 8, एफ का मान कितना दे रखा है 80 दे रखा है ना। K2 को इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा 80 बटे में नीचे 8 आ जाएगा, यही पूछ रहा था 8 धाम 80 K2 कितना हो गया 80, यानी कि K परावर्तकांक माध्यम। अब उसने क्या किया, माध्यम का नाम नहीं लिया, ठीक, K बराबर 8.80 कितना आंसर आना चाहिए, ये 10 आना चाहिए। तो ये हो गया आंसर, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका मिल गया हमें पहले वाले सवाल से, तो हमने आसानी से इसको कर दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, और जिससे आपको नहीं समझ में आया तो वैसे ही लगाइएगा आप जैसे भी इससे पहले लगा रहे थे। ठीक है, आराम से आंसर भी हमारा आ गया। K1 क्या हो गया 1 हो गया, क्यों, निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5। देखिए ये सीरीज ऐसी चल रही है, इसमें ये नहीं कि आज 10 कराएंगे, मतलब आज 10 होंगे, फिर नया जब वीडियो आएगी उसमें 1 से स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज, ऐसा नहीं है। मैंने क्या 14 यूनिट तक की हम लोग न्यूमेरिकल कराते जाएंगे, वो चाहे जितने हो जाए, जैसे आज 10 हो जाए, अगले में 20 से स्टार्ट 11 से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आप समझ रहे हैं ना 100, 125, 150, 200 जितने क्वेश्चन हो जाए सब ऐसे सीरीज चलेगी लाल। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा वैकल्पी नहीं है, तिलगु उत्तरी टाइप का है। देखिए कह रहा है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। हम जानते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कूलाम नियम से, कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच, थोड़ा लिखना बेहतर रहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है भाई, वैद्युत बल देखिए ये होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वो किसी माध्यम में रखें तो क्या हो जाता है, तो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावर्तकांक है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो एप्सिलॉन के फॉर्मूला होता है वो होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो अगर यहाँ रख दे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, क्योंकि एप्सिलॉन का समीकरण हमसे कह रहा है, एप्सिलॉन का विमीय सूत्र निकालने कह रहा है, हालांकि इसका सेम होगा, लेकिन उसने एप्सिलॉन की बात कर दी इसलिए हमने ऐसा कर लिया है। क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब निकालना किसका है इनको, एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन इधर ले आइए, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन में F और R स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। चलिए अब निकालना है विमीय समीकरण। ठीक है, तो विमीय समीकरण अगर निकालने लगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए गौर से देखिए, एप्सिलॉन की विमा, ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, Q1 Q2 आवेश है, आवेशों की जो विमा होती है Q I A इंटू टी होता है, कहाँ से होता है, Q इज इक्वल टू IT, फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा। तो AT तो 2 बार है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर T स्क्वायर, ये हो जाएगी दोनों Q की विमा। अच्छा 1 अपॉन 4 पाई से नॉट, 1 अपॉन 4 पाई क्या है, एक विमाहीन राशि है भाई, इसमें 4 और पाई ये सब कहाँ कांस्टेंट है कि कहाँ विमा होगी, ये तो विमाहीन राशियां है ना। चलिए, हालांकि ऐसा नहीं सभी कांस्टेंट की विमा नहीं होती है, जैसे ये इसकी कहाँ विमा हो जाएगी, ये विमाहीन है, नीचे आ जाइए, और FML की पावर -2 ये बल की विमा होती है, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से। अच्छा R दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है, L स्क्वायर होती है। अब इसको सही ढंग से लिखते हैं, देखिए M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M की पावर -1, L 1 है, L 2 है, कितने हो जाएंगे 3L, ऊपर जाके -3 हो जाएगी L की पावर। ठीक, ऊपर 2 पहले से है, नीचे 2 माइनस का, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, T की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और A स्क्वायर तो है ही। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A स्क्वायर, ये किसकी विमा हो जाएगी, एप्सिलॉन की विमा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था। तो वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, वरना जरूरत तो है नहीं, इतना तो आसान आता ही होगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
कोशिश यही करिए, पहले आप लगाइए, उसके बाद जब ना लगे तब देख लीजिए। कुछ सवाल तो इतने इजी हैं कि आप अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो आप आराम से कर भी सकते हैं उसको। ठीक, आने वाले सवालों में थोड़े थोड़े सवाल आएंगे भी, स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, देखते हैं कितना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नहीं 4 नहीं, अब कितना होगा, 5 हो गया, 6 देखते हैं। 6 कह रहा है एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कि देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से लिखते हैं, अगर खाली वैद्युत क्षेत्र कह रहा तब भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से आया, विभव प्रवणता पड़ी होगी तो क्या होता है -ΔV/ΔX, तो यहाँ से हो गया वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ठीक, तो ये मात्रक होते हैं, ये 2 मात्रक याद कर लीजिए। मान लीजिए इसी में से कोई एक मात्रक ही पूछ ले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ई का मान दे रखा है। अब देखिए क्या कह रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम है, ई का मान 1.65 × 10⁴, 1.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ई का मान दे रखा है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए, एफ का मान हमें निकालना है। ठीक, इतने तो यानी कि अल्फा कण है, बात समझिएगा। अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि 2He4 होता है। अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, देखिए इसका परमाणु क्रमांक Z हुआ, तो Z और E मूल आवेश होता है, इसी को अल्फा कण पे आवेश कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, वैसे बताए दे रहे हैं, Z का मान 2 रखेंगे, E का मान कितना रखेंगे 1.6, तो नाभिक होता है तो प्लस में होता है, यानी कि जो Q अल्फा होता है वो होता है प्लस का भाई 2 और 16 मतलब 1.6 कितना हो गया 3.2 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश होता है। अब समझिए, अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यदि कि वैद्युत क्षेत्र है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इस पे कोई आवेश अगर रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा है, मान लीजिए कोई भी आवेश रखा हुआ है, तो उस पर एक बल लगेगा। प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तरफ ही बल लगेगा, इधर बल लगेगा। ठीक, तो ये बल हमको निकालना है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर QE। ठीक है, E बराबर F/Q से पढ़ा होगा, F बराबर QE। क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, Q अल्फा। तो Q अल्फा का मान कितना दे रखा है, देखिए 3.2 × 10⁻⁻19, ई का मान 1.5 × 10⁴। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक, तो गौर से देखिए, ऐसे रहने दीजिए। अभी F इज इक्वल टू 32, 5 से काट दें, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100। ठीक, 2 × 1 = 2, 2 × 16 = 32। ठीक, 16 × 3 = 48, तो 16 × 3 = 48/10 गुणा 10 की पावर -19 प्लस का 4 कितना बचा, -15। तो 48/10 का क्या मतलब होगा, 4.8 ही तो होगा, 4.8 × 10⁻⁻15 न्यूटन। ये बल आ जाएगा किस पे, अल्फा कण पे। यही तो पूछ रहा था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4.8 × 10⁻⁻15 न्यूटन। ये हो गया आपका सवाल नंबर 6। चलिए हटाते हैं इसको, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻15 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो ये क्वेश्चन अब हम नहीं कराने वाले, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी अभी हम एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें का समझा चुके हैं। अधिक है या कम है ये सब आपको बताना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि धनात्मक आवेश इसके ऊपर है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स, कोई भी बंद पृष्ठ है, मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, अगर इस पे मान लीजिए Q आवेश रखा होता है, तो इससे निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है गॉस के प्रमेय से, वो कितना होता है, φE = होता है कुल आवेश, बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, और कितना इसका F है, 1/ε0 गुना, यानी कि /ε0। समझिए बात को। अब कितने वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, n वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, +Q और -Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे +5 आवेश है, और दूसरा जो उसका चार्ज है वो -5 का है, तो +5 रखा है या -5 रखा है, इनके बीच की दूरी कुछ भी 12 मानिए। उसके बाद एक +10 रखा है, एक -10 रखा है, इनके बीच की दूरी 12 है।
फिर एक और वैल्यू द्विध्रुव n है, n ऐसे होंगे जितना प्लस में होगा उतना माइनस में होगा, वही तो होता है। अब जब आप यहाँ रखेंगे +5 -5 +10 -10 ऐसे लगते जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, कुल मिला के बचेगा कितना 0, 0/ε0। तो फाई का मान कितना आ जाएगा, कुल वैल्यूज प्लस कितना होगा, करेक्ट, कितना प्लस होगा, 0 होगा। बात समझ गए कैसे होगा, आसान सा सवाल था, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं इसको। इसमें कुछ था ही नहीं सवालों में, बस समझाना था, मान लीजिए आप भूल ना जाए एग्जाम में अगर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अच्छा देखिए, अनंत विस्तार का तार अगर होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई आवेशित तार है, इसी की बात ही कर रहा है, ठीक, तो इसके किसी भी बिंदु पर, जब हम बेलम, याद है गॉस की प्रमेय में ये बेलम बनाया करते थे, ठीक है, इसका एक सूत्र था, अनंत विस्तार के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई का मान आता था, ई का मान कितना आता था 1/4πε0 कितना होता था 2λ/r। लेमडा क्या होता था, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता था, तो यही आता था। आगे इसमें क्या कह रहा है कि अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का, यानी कि ये कितनी दूरी पर है 2.4 × 10⁻, कितना 2.4, कहाँ चला गया सवाल, 2 मीटर की दूरी पे, खाली 2 मीटर की दूरी पर है, यानी कि आर का मान कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, ई का मान कितना दे रखा है 2.4 × 10⁻, कितना 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो अनंत विस्तार का रेखीय तार है, ये अपने से निकट 2 मीटर की दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, मतलब लैम्डा का मान ही हमको ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान हो गया, फॉर्मूला ही पता है हमें क्या होता है, चूंकि E = होता है 1/4πε0 2λ/r। तो बस लगाइए, और लैम्डा निकालना है ना, तो एक काम करिए, मान रख देते हैं आराम से। ई का मान है 2.4 10⁴, 1/4πε0 का मान कितना होता है भैया, याद होगा सभी को, 9 × 10⁹, 2λ निकालना है, आर का मान 2 है। ये पहली बात तो ये मर गया, पॉइंट है 0 बढ़ाया, 3 से कटेगा, 3 × 9 3 × 8 24, 8/3 आएगा इधर। तो लेमडा का मान अगर हम यहाँ से देखें कितना हो जाएगा, तुम हट जाओ, कोई जरूरत नहीं इसकी, देखिए बहुत ध्यान से, 8 × 10⁴ है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 3 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 3 × 10⁹। सॉल्व करिए, अगर हम भाग करें, सिखा रहे हैं आपको भाग करना, 3 एकम 3 नहीं होगा ऐसा, 3 तो नीचे जाएगा, कितना आएगा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 × 18, फिर ऐसे चलता चला रहेगा, 2.677 आएगा, 666 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.67 × 10⁻। अच्छा 9 ऊपर गया, माइनस में हो गया, प्लस का 4 घट गया, कितना बचा -5। इसका मात्रा क्या होता है, लेमडा बराबर होता है Q/L, यानी कि मात्रा क्या होता है कूलाम प्रति मीटर होता है। तो आंसर क्या है, मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि नहीं आया है, कहीं गड़बड़ी कर दी हमने, कहाँ करी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बता नहीं पाए थे आप लोग, गड़बड़ी ये करी है कि चार्ज है वो कितना है 4.5 है, ठीक, यही गड़बड़ी करी थी। तो एक काम करते हैं ना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको 9 ही कर देते हैं, इसको कितना कर देंगे 4.5 कर देंगे। आंसर क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने गलत किया है सवाल को। चलिए पॉइंट है 0 बढ़ाया, 9 × 5 = 45, ठीक। तो लेमडा का मान कितना आ गया 5, ऐसे रहने दीजिए, 1 काटेंगे 3 बचेगा, 9 नीचे आएगा, 10⁻ ऊपर जाके कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। अब तो आंसर आ गया, अब नहीं गड़बड़ी है, यही आ रहा है ना 5, हाँ ठीक, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। माफी चाहेंगे, यहाँ पे देख नहीं पाए इसलिए गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, हटा दे इसके यहाँ से। समझ गए होंगे, कैलकुलेशन थी थोड़ी, यही गलती अगर ना करते, फॉर्मूला आपको पता, आप खुद ही सही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण, एम द्रव्यमान और क्यू आवेश का एक कण वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। तो वैद्युत क्षेत्र है ये, कोई कण विरामावस्था से चल के डी दूरी तय करता है, बात समझ रहे। विरामावस्था में u बराबर प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा,
अच्छा डी दूरी तय करता है, जब डी दूरी तय कर रहा होगा तो आगे जा रहा होगा, लेकिन डी दूरी तय करने पर मान लिया वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। आगे समझिए, विरामावस्था बोल दिया तो ये दिमाग में आ गया कि u बराबर 0 से चलकर डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग, मतलब यहाँ पर डी दूरी चलने के बाद जो यहाँ पे जो कण का अर्जित वेग है वो कितना होना चाहिए, 2qEd अपॉन में m, इतना अंडर रूट में इतना आना चाहिए। तो एक चीज तो तय हो गई, समय की तो बात कर नहीं रहा है। जब समय की बात नहीं कर रहा है तो एक फॉर्मूला हमारे पास, 3 फॉर्मूले होते हैं गति के समीकरण, आपने पढ़े होंगे। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v बराबर u प्लस AT बराबर, हाँ एक और होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब t की बात नहीं कर रहा है तो ये खत्म, इससे काम चलाएंगे। तो u 0 पता है, v निकालना ही है, और एक s क्या होता है यहाँ पे, d हो जाता है दूरी। यानी कि एक ही समस्या खाली फंस रही है हमारे सामने, एक कैसे निकाले। तो एक बार बताइए मुझे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो बताइए आवेश पर जो बल लग रहा हो, इस पे बल लगेगा तभी तो ये आगे जाएगा, तो जो बल लग रहा होगा वैद्युत बल होगा। तो यहाँ लिखेंगे कण पर लगने वाला, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, लाइट आ रही थी, तार हिल गया था। चलिए कण पर लगने वाला क्या लिखेंगे, कण पर लगने वाला। देखिए हमें सिर्फ यही सफर तय करना है, ये तक की लेके आना है। कण पर, और ए कब आएगा, जब बल निकालेंगे, F बराबर ma होता है, क्योंकि m द्रव्यमान का पहले ही कह दिया। तो कण पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र का नाम लिया है इसमें, हाँ लिया है, कोई बात नहीं। चलिए F बराबर QE, ठीक है। अतः कण में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न लिख दिया गया, उत्पन्न त्वरण ए बराबर F/m, कहां से आया, समझ में आ गया कहां से आया, ये आया आपका F बराबर ma से। न्यूटन का दूसरा नियम याद करिए, ठीक। हालांकि ये मुझे पता है F इक्वल टू होता है dp/dt, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, P इक्वल टू m भी रखेंगे, m बाहर निकालेंगे तो आएगा तो यही ना। चलिए द्रव्यमान नहीं बदल रहा है तो ये वैलिड है। F बराबर क्या हो जाएगा, QE/m हो गया। तो ए का मान हमें मिल गया। इसलिए गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से चलिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की जगह क्या ले लेंगे, d ले लेंगे। समझ रहे बात को आप। चलिए ये तो हटा देते हैं, अब कोई काम नहीं इसका, ये पार्ट आपके उतारने लायक नहीं है, समझाने लायक था, ये उतार सकते हैं आप। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ भैया 0 प्लस 2 a का मान अभी भी देखा QE/m, हाँ QE/m मिल गया, 2 मिल गया, लो, और d सब मिल गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2QEd/m। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे हम उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी पहली यूनिट चल रही थी, इसके बाद दूसरी, तीसरी, ऐसे चलती रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दिए अगर अच्छी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।